हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्लास 8 चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने। सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही एक्सरसाइज में यानी इस चैप्टर में बात मैं ये कहूंगा कि आपको क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि वो जो प्रोपोर्शन है दैट इज डायरेक्ट और इनवर्स, कि प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इनवर्स है। आपको जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप उसको रिकॉग्नाइज करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि अगर 4 लोग एक वॉल को 10 दिन में बनाते हैं, 4 लोग 4 मैन एक वॉल को 10 दिन में बनाते हैं, तो अगर मैं यहां पे एक मैन इंक्रीज कर दूंगा तो वॉल थोड़ा सा पहले बनेगा, बिकॉज नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो गए हैं तो काम थोड़ा सा पहले होगा। अगर मैं वहीं पे नंबर ऑफ वर्कर्स को 10 कर दूंगा तो आई थिंक ये काम मेरा 5 डेज में अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, राइट और नॉट। यानी कि जब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो काम जल्दी कंप्लीट होगा, राइट। मैन पावर बढ़ गई, नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ेंगी तो काम जल्दी कंप्लीट होगा। सो नंबर ऑफ मैन पावर बढ़ गया तो ये क्या हो गया आपके पास, यहां करेक्ट आंसर रहेगा आपका दिस फर्स्ट वन इज इनवर्स वेरिएशन। दिस इज इनवर्स वेरिएशन, यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स में इंक्रीज करूंगा नंबर ऑफ डेज वाली रोज में वैल्यूज कम होती जाएंगी, ठीक है। देखिएगा टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, एक जर्नी में टाइम कितना लिया गया है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि टाइम और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड फिक्स है। स्पीड फिक्स है, देखिएगा अगर स्पीड में फिक्स कर देता हूं, फॉर एग्जांपल देहरादून टू दिल्ली किसी ने जाना है तो वो 3 आवर्स लेता है। सपोज देहरादून से दिल्ली जाने में, देहरादून टू दिल्ली जाने में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है, राइट। इसलिए क्या कहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड फिक्स है। सो आप ये देखिएगा क्या देहरादून से बॉम्बे जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा। देहरादून से बॉम्बे जाने में हो सकता है 10 आवर्स लग जाए या मोर देन 10 आवर्स लग जाए, राइट, क्योंकि बॉम्बे बहुत ज्यादा दूर हो गया। तो देखिए जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज हुआ टाइम इंक्रीज हो गया, तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि ये मेरा पार्ट नहीं है। मुझे सिर्फ बताना है विच वन आर इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स कौन कौन से मुझे वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को समझते हैं। थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में रियल लाइफ को कनेक्ट करके देखिएगा, सारी प्रॉब्लम आपको समझ आ जाएंगी। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग। अब देखिएगा अगर आपके पास लैंड है वो सिर्फ इतना है, सपोज दिस इज 1 एकड़, दिस इज 1 एकड़, तो आपके पास क्रॉप क्या होगी, क्रॉप आपके पास 1 एकड़ की क्रॉप आपके पास मैं मान लेता हूं कि ये होगी आपके पास 40 इंटू इसको आप मान लीजिए 40 केजी मान लीजिए। सपोज 1 एकड़ में 40 केजी हुआ, सपोज कुछ भी एनीथिंग। सो 2 एकड़ में कितना होगा, 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80 केजी हो गया, राइट और नॉट। जैसे ही क्रॉप, जैसे ही लैंड बढ़ गया 1 एकड़ प्लस 1 एकड़ 2 एकड़ हो गया, तो आपके पास क्या हुआ, क्रॉप भी बढ़ गया। यानी कि ये भी मेरा क्या है, डायरेक्ट का एग्जांपल है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। जितना ज्यादा आपके पास लैंड होगा क्रॉप आपके पास उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट को समझते हैं। फोर्थ वन, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। अब देखिएगा यहां पे स्पीड और टाइम की बात हो रही है। जैसे ही हम किसी व्हीकल की, अब देखिए यहां पे डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि दून टू दिल्ली जाना है, दून से दिल्ली जाना है और दूसरे बंदे को भी दून टू दिल्ली जाना है, राइट और नॉट। दो लोग हैं,
दोनों को ही देहरादून से दिल्ली जाना है, तो देहरादून से दिल्ली जाने के लिए पहले बंदा अपनी स्पीड रखता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो कहता है कि मैं 2.5 आवर्स में पहुंच जाता हूं। अगर वो स्पीड रखता है 60 किलोमीटर पर आवर तो वो 2.5 आवर्स में पहुंच जाता है। अब दूसरा पर्सन कहता है कि मैं तो जाऊंगा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप बताइए मुझे वो जल्दी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ऑब्वियसली बिल्कुल जल्दी पहुंचेगा। वो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 1.2 आवर्स में पहुंच जाएगा या अप्रोक्सीमेटली 1 आवर में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। सो ये डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी से जा रहे हैं, जितनी ज्यादा स्पीड से जाएंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, राइट। बट उसके लिए आपको पाथ वगैरह सब चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे रोड वगैरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हम 100 किलोमीटर की फिक्स स्पीड से कैसे जा सकते हैं, कि जब हम मार्केट क्रॉस करेंगे तो हमारी स्पीड कम होगी, उन सब बातों को यहाँ पे इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपका किसका एग्जांपल हुआ? दिस वन, और ये भी एग्जांपल है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। फोर्थ वन, ये किसका एग्जांपल आपके पास? इनवर्स वेरिएशन, राइट। चलिए अब लास्ट पार्ट को समझते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कहा गया है देखिएगा। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब देखिएगा, जितनी पॉपुलेशन हो बढ़ेगी उतना ही एरिया पर पर्सन कम होगा। सो इसका मतलब ये भी आपका इनवर्स वेरिएशन है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। कैसे? देखिए एरिया पर पर्सन कैसे निकलेगा? एरिया पर पर्सन, एरिया पर पर्सन आपके पास आएगा टोटल लैंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, कि एक पर्सन के पास लैंड कितनी आ रही है, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर 10 एकड़ है आपके पास, 10 एकड़ टोटल लैंड है और नंबर ऑफ पीपल है 5, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 5, तो एक पर्सन के हिस्से में कितनी आ गई? 2 एकड़ आ गई। लेकिन लैंड तो वही है, अब लैंड तो बढ़ने से रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड तो 10 एकड़ ही है, लेकिन पर्सन कितने हो गए? 10 हो गए, तो एक पर्सन के हिस्से में कितनी आई? 1 एकड़ आ गई, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ रहे हैं, लैंड जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, राइट। चलिए ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना था विच वन इज द इनवर्स एंड विच वन इज द डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट द विनर्स। विनर्स में इस मनी को डिवाइड करना है। तो उनका कहना यह है कि अगर विनर 1 है तो एक ही विनर को सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर विनर 2 हुए तो पूरा पैसा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। अगर विनर 3 हुए तो पूरा पैसा 3 लोगों में डिवाइड होगा, राइट। तो अब इस बात को थोड़ा सा जरा मुझे आप समझाइए कि अगर मैं 10 रुपीज को 2 लोगों में डिवाइड करता हूं तो 5 + 5 रुपीज मिलेंगे दोनों को, राइट। अगर मैं 10 रुपीज को 5 लोगों में डिवाइड करता हूं तो एक बच्चे को 2 रुपीज मिलेंगे, राइट और नॉट। अगर 10 रुपीज को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2-2 रुपए मिलेंगे सबको। अगर 10 रुपीज को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5-5 रुपए मिल गए। अगर 10 रुपीज को 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक को 1-1 रुपया मिलने वाला है, राइट और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो प्राइस पर पर्सन जो है वो कम हो रहा है। यानी कि जैसे ही 2 बच्चे थे तो 5-5 रुपए मिले, जैसे ही 5 बच्चे हो गए तो हर एक को 2-2 रुपए मिले, मनी कम हो गई। यानी कि मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। यहां 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 1 लाख रुपीस एक को मिल गया। यहां 1 लाख 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो 50,000 मिलेगा, राइट और नॉट। तो हमें उसी को सोल्व करना है, क्लियर। अच्छा, यहां पे आपके पास क्या है? मनी पूरी 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कितना मिलेगा उसको आप। सो आपको यहां पे इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। मैं इन सब वैल्यूज को मान लेता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई और दिस इज एफ। हमें ये सब वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉरी, सो आप समझ गए कि वेरिएशन क्या है? वेरिएशन मेरा इनवर्स वेरिएशन है। जैसे सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर्स,
नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे, मनी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, मनी पर पर्सन कम हो जाएगी। ठीक है, टोटल मनी कम नहीं होगी, मनी पर पर्सन कम हो जाएगी। तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, वैसे इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करना है। डायरेक्ट में आपको फॉर्मूला दिया गया था x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2, राइट और नोट, y1 by y2 आपको फॉर्मूला दिया गया था। अब फिर से मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इनवर्स वेरिएशन की, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन आपका होता है x1 by x2 इज इक्वल टू y2 by y1, राइट। हम क्या करते हैं, राइट साइड का जो पेयर है आपका, रेशियो जो है y1 by y2, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो वो इनवर्स का कंडीशन बन जाती है। अब अगर मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, यानी कि आप ये कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी यूज करें, आंसर आपके पास हमेशा सेम रहेगा। अब देखिए, ये थोड़ा इजी रहेगा आपको यूज करने में। मैंने पहली वीडियो में ये वाला रिलेशन बताया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी यूज करें आप, आपको एक माइंडसेट बना के रखना है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं x1 की, तो ये मेरा जो रो होता है दैट इज x, और ये मेरा जो रो होता है दैट इज y। तो यहां x की फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू x2, y की फर्स्ट वैल्यू y1 और y की सेकंड वैल्यू y2। अब अगर आप ये वाली वैल्यू यूज करेंगे तो आपका x1 by x2 इक्वल टू y2 by y बनाएगा। अगर आप ये यूज करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, मतलब क्या हुआ, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 आ रहा है। x1 y1 का मतलब क्या हुआ, इन तीनों का प्रोडक्ट, और x2 y2 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको समझना क्या है, यहां पे दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सॉरी ये वाला ए का वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है 50,000, इट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। चलिए इसको कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिएगा, जैसे हमने डायरेक्ट वेरिएशन में क्या किया था, डायरेक्ट वेरिएशन में दिस ये वाला पेयर हमने, आप एक्सरसाइज 1 देखिएगा, इन दोनों पेयर को एज इट इज हमने उठाया और इक्वल रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दिया। लेकिन आपको इनवर्स वेरिएशन में क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज रिटन बाय मिस्टेक, दिस इज 50,000, कोई बात नहीं, इसको हम लिख लेते हैं ये। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये किसमें है, इनवर्स वेरिएशन में है। तो हम चेक कर लेते हैं, x1 y1 यानी कि 1 इंटू 1 लाख क्या आएगा, 1 लाख ओनली, इज इक्वल टू 2 इंटू 50,000 क्या होगा, 1 लाख ओनली, राइट, राइट और नॉट। सो ये आपके पास दोनों ही क्या हो गए, 1 लाख आ गए। इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन में है। तो अब हमें ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू यानी कि 2 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 4 इंटू बी, और आपके पास बी का वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो मेरे पास बी का वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज इनवर्स वेरिएशन है। अगर डायरेक्ट होगा तो आप दोनों कॉलम को उठाएंगे और इक्वल पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहां से 4 आपका डिनोमिनेटर में चला गया, तो बी आपके पास क्या होगा, 2 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 4। सो आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, और ये आ जाएगा 25,000। कितना वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू आ गया आपके पास 25,000, राइट। अब हम वैल्यू निकालते हैं सी का। देखिए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस, दोनों का प्रोडक्ट और इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 4 इंटू, सिंपल, बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक बार अगर आपने टेबल को अंडरस्टैंडिंग बना लिया, 5 इंटू सी, बस हो गया। यहां से 5 डिनोमिनेटर में आएगा, तो सी इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 25,000। आप इसको डायरेक्ट कट कर दीजिएगा, ये भी करने की जरूरत नहीं है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5,000 आ गया। सो 5 5 के पीस आपके पास 20,000 आ जाएगा, इक्वल टू सी। सी का वैल्यू 20,000 आ गया, वैल्यू इसमें फिल कर दीजिए, दिस इज कमिंग 20,000। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। अब आपके पास है डी का वैल्यू, सो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू
यानी कि 5 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 8 इंटू डी। 8 इंटू डी आपके पास आ गया। ओके, अब इन दोनों को कट कर लीजिएगा। 4 से किया, बिकॉज बोथ आर मल्टीप्लीकेशन, यहां भी मल्टीप्लाई में है, यहां भी मल्टीप्लाई में, डायरेक्ट कर दीजिए, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये आपके पास आ गया आपके पास 5,000, सॉरी। देन 2 1 जा 2, और ये आगे आपके पास आ गया 2500। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 125, 12,500 रुपीज, ये आपका डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू आप यहां फिल कर दीजिए, कितना 12,500, ये आ गया डी का वैल्यू। अब आपको ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, सिंपल, बिकॉज एक बार हमें पता लग गया दिस इज इनवर्स वेरिएशन। सो आप क्या करेंगे, 10 इंटू ई इज इक्वल टू 8 इंटू 125, 0 0, एक 0 से एक 0 कट कर दीजिएगा। तो ई इक्वल टू क्या आएगा 800, 8 5 जा 40, 0 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, 2 8 1 8 2 10, 10,000 आ गया। ये आपके पास ई का वैल्यू आ गया 10,000। इस तरीके से आपको एफ का वैल्यू निकालना है, यहां ई का वैल्यू मैं फिल कर देता हूं, दिस इज 10,000। ओके, सो नाउ 20 इंटू एफ इज इक्वल टू 10 इंटू 10,000, सिंपल, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 से किया तो 5,000, यानी कि एफ का वैल्यू आपके पास आ गया 5,000, करेक्ट। सो आपको सिंपल एक चीज ध्यान में रखनी है, बस आपको क्वेश्चन जैसे ही समझ आ गया कि डायरेक्ट है, सपोज कि डायरेक्ट है, तो दोनों कॉलम को ऐसे उठाओ, इक्वल रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 13.1 में किया। और अगर आपको पता लग गया कि वो इनवर्स में है, तो पहले इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, और क्वेश्चन खत्म, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहते हैं कि रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान व्हील बना रहा है और उसके अंदर स्पोक्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो स्पोक्स लगाने का उसका तरीका क्या है कि जैसे ही वो नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करेगा, और वो इस तरह से भी लगाता है कि वो जो कंजक्टिव एंगल है इन बिटवीन द टू स्पोक्स, वो हमेशा जो है वो सेम रहेगा सभी के बीच में, ऐसा नहीं कि वो वेरी करेगा, ठीक है। सो जब वो 4 स्पोक्स लगाता है तो उसके सामने जो एंगल बनता है कंजक्टिव 2 स्पोक्स के बीच में, तो वो आपका 90 डिग्री बन रहा है, राइट। दिस ईच एंगल इज 90 हो गया, 360 कंप्लीट एंगल होता है। यहां पे जब उसने 6 स्पोक्स को लगा दिया, तो ये एक एंगल जो है वो कह रहा है कि 60 डिग्री हो गया। ईच एंगल इज 60 इंटू 6 360, एंगल तो कंप्लीट एंगल तो सेम रहेगा, मेजर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो उसने आपसे पूछा गया अगर वो 8 स्पोक्स लगाए तो कितना एंगल बनेगा, 10 लगाए तो कितना एंगल बनेगा, 12 लगाए तो कितना एंगल लगेगा। मैं इनको एबीसी मान लेता हूं, मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है, चलिए ये तो एक्सरसाइज में आपको गिवन है कि इनवर्स वेरिएशन है, लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअल एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो मुझे समझना होगा कि ये इनवर्स है, डायरेक्ट है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे ही बढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा मेजर ऑफ ईच एंगल कम हो रहा है, डिग्री जो है वो वैल्यू जो है एंगल का वो रिड्यूस हो रहा है। जैसे ही नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं एंगल का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब इनवर्स वेरिएशन हो गया। जब इनवर्स वेरिएशन होता है तो आप क्या करते हैं, अब आपको यहां तो कुछ निकालना नहीं है, जब आपको इनवर्स वेरिएशन है यहां भी आप देख सकते हैं, तो आपने डायग्राम को समझ लिया। अब आपको यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहला इसमें पार्ट था कि इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आपने यहां से देखा दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग, दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है और दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनवर्स वेरिएशन हो गया। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन, आपका आंसर रहेगा इनवर्स वेरिएशन। देन एंगल व्हेन स्पोक्स आर 15। सो सबसे पहले हम इन मिसिंग एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये आपका ए पार्ट है, इसी क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको सेकंड पार्ट में आपको 15, जब आपका नंबर ऑफ स्पोक्स यहां 15 होगा तब एंगल क्या होगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप डायग्राम से समझ गए आई थिंक कि क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो डिग्री एंगल जो उनके बीच में है कंजक्टिव स्पोक्स के बीच में वो कम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि जब आपके पास इनवर्स वेरिएशन है तो आप क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x1 x2 x1 y1,
फार्मूला ये बताया गया है x1 बाय x2 इज इक्वल टू y2 बाय y1। हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। और आपका x1 क्या रहेगा, जब हम इन दोनों को ले रहे हैं, हम इस वाले पेयर को नहीं ले रहे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है, तो मैं इसको मानता हूं x1 और ये y1 एंड दिस सॉरी x1 x2 एंड दिस इज y1 और y2। ठीक है, तो x1 y1 आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट इफ इट इज इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, 6 इंटू 60 इज इक्वल टू 8 इंटू ए। तो यहां से आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा। a इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, 6 इंटू 60 बाई 8। आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 6 इंटू 60 बाई 8। 4 से किया 15, 4 से सॉरी ओनली 8, 4 से किया 2, 2 से किया 1, 3। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। क्या हो गया, 45 डिग्री। सो दिस एंगल विल कम 45 डिग्री। a का वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री आ गया। राइट, अब मुझे इसी तरीके से जब नेक्स्ट वेरिएशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे b का वैल्यू निकालना है। सेम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। क्या, आप फार्मूला लिखिए, दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी कि 10 इंटू बी इज इक्वल टू 8 इंटू 45। एक बार जब मुझे पता लग गया कि वेरिएशन जो है वो इनवर्स है, तो सिंपल आप इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट लिखिए। यहां से आपके पास यहीं पे कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 9 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, बिकॉज दे आर इन प्रोडक्ट। सो b इक्वल टू 36 आ गया। b का वैल्यू हो गया मेरे पास 36। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको c का वैल्यू निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 12 इंटू सी इज इक्वल टू 10 इंटू 36। यहीं पे कट कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे, 4 3 जा 12, 4 9 जा, ओके, 3 1 जा, 3 3 जा। सो c इज इक्वल टू 30 आपके पास आ गया। वैल्यू ऑफ दिस c इज 30 डिग्री आ गया आपके पास। ये सभी एंगल्स हो गए। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, एंगल व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स आर 15। अब इसके बाद नंबर ऑफ स्पोक्स कितने बनेंगे, इसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ स्पोक्स बना दिए हैं 15। देखिएगा, इसके बाद अगर हम एक बॉक्स और बनाए तो नंबर ऑफ स्पोक्स उस बॉक्स में आप कितने लिखेंगे, 15 लिखेंगे। कहता है कि यहां 15 नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, तब आप ये वाला एंगल निकालिए। राइट, सो फिर से हम क्या करेंगे, हमें पता है स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होगा एंगल। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 12 इंटू 30। 15 1 जा, 15 2 जा, x इक्वल टू आ गया 24। x का वैल्यू आ गया 24 डिग्री। करेक्ट आंसर। चलिए, इफ एंगल इज 40 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ स्पोक्स। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, कहता है अगर इस बार आपको क्या गिवन है, x का वैल्यू मैं यहां फिल कर देता हूं। x का वैल्यू आपके पास आया 24। नेक्स्ट पेयर में आपको गिवन है कि अगर नंबर डिग्री एंगल उनके बीच में जो है दैट इज 40 डिग्री। पार्ट नंबर 3 में देखिएगा कि इफ नंबर एंगल इज 40 डिग्री, तो अगर यहां पे एंगल 40 डिग्री गिवन है, देन आपको यहां नंबर ऑफ स्पोक्स निकालना है। इसको मैं y मान लेता हूं। ठीक है, सो अगेन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू y इंटू 40 इज इक्वल टू 15 इंटू 24। राइट, इनका प्रोडक्ट सेम होगा। सो इसको कैंसिल कर लीजिएगा। 4 10 जा, 4 से किया 4 6 जा, 2 5 जा, 2 से किया 3, 5 1 जा, 5 से किया 3। तो y इक्वल टू आ गया मेरे पास 9 नंबर ऑफ स्पोक्स। राइट, दैट इज 9 नंबर ऑफ स्पोक्स रहेंगे। y का वैल्यू आ गया 9। जब हम 9 नंबर ऑफ स्पोक्स लगाएंगे तो एंगल मेरे पास कंजक्टिव स्पोक्स के बीच में 40 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। See question number 4, very interesting question, very easy question also. If a box of sweets is divided among 24 children, देखिएगा एक बॉक्स में स्वीट्स हैं, कैंडीज मान लीजिए आप, तो वो 24 चिल्ड्रंस में डिवाइड की जाती है। राइट, ओके, सो ये कह रहा है they will get 5 sweets each। अगर 24 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 5 कैंडीज मिल रही है। अगर 24 बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच के पास कितनी मिलेगी, 5 आ गई है। यहां मैं ईच लिख देता हूं, नंबर ऑफ स्वीट्स टू ईच
एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिल रही है? 5 मिल रही है। नाउ ही इज सेइंग हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4। अगर बच्चे 4 कम हो जाएं, यानी कि 24 में से 4 बच्चे माइनस कर दिए जाएं, यानी 20 हो जाएं, तो कितनी स्वीट मिलेगी हर एक बच्चे को? ये अभी हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था कि अगर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज हो गए तो प्राइस का मनी कम हो जाएगा। ये भी एक तरह से प्राइस वाली बात है। तो क्या वेरिएशन हो गया? इनवर्स वेरिएशन हो गया। सबसे पहले हमने इनवर्स को समझा, इनवर्स हो गया। अब हमें पता है कि x1 x2 और y1 y2। तो आप क्या करते हैं? सिंपली अगर आप ये कहें x1 by x2 इज इक्वल टू y2 by y1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट। सो 20 इंटू x, वेरिएबल को मैं लेफ्ट में रखता हूं, इज इक्वल टू 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 इंटू 5, राइट। Product of these two is equal to product of these two. Inverse variation always. So cancel कर दीजिएगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 4 1 जा 4 6 जा। So x is equal to 6 is correct answer. एक बच्चे को 6 कैंडीज मिलेंगी। यहां पे आपका आंसर आ गया 6। ओके, देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन जैसे ही कम हुआ, नंबर ऑफ कैंडीज पर चिल्ड्रन बढ़ गई है, नंबर ऑफ स्वीट्स पर चिल्ड्रन 5 से 6 हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही स्टोरी क्वेश्चन में उसी टाइप की स्टोरी है, थोड़ा सा उसका सेंस चेंज कर दिया गया है। देखिएगा, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। फार्मर के पास नंबर ऑफ एनिमल्स हैं 20 इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। देखिए, जब नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो 20 है तो फूड जो है वो 6 डेज के लिए अवेलेबल है, राइट। नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फूड प्रोविजन, तो नंबर ऑफ एनिमल्स जब 20 है तो फूड 6 डेज चलता है, करेक्ट। Now, how long the food lasts if there were 10 more animals? 10 more बोल रहा है वो, यहां पे 10 मत लिखिएगा, 10 more यानी कि 20 प्लस 10 करना है आपको, यानी कि 30 एनिमल्स अगर आ जाएं तो फूड कितना चलेगा। सो यहां पे आपको नंबर ऑफ डेज ये फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, सिंपल, बिल्कुल आप माइंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी कि x इंटू 30 इज इक्वल टू 20 इंटू 6। वेरी इजी क्वेश्चन। 0 to 0 कैंसिल करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू आया 4 डेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ दिस x इज 4, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके सामने? कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन्स कुड रिवायर जसविंदर हाउस। जसविंदर के हाउस को रीवायरिंग करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने 3 पर्सन्स को लगाया है और वो 4 डेज में काम खत्म करते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 बातें सिखाऊंगा एक साथ। इससे पहले की एक वीडियो में हमने चेन रूल की बात की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग शॉर्टकट ट्रिक के साथ, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सब जो क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो आपके 6 to 10 के मैथ से ही निकल के आते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। आप चेन रूल की वीडियो का लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, देखिएगा, सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स हमें समझाया जाता है कि डायरेक्ट और इनवर्स से करें। दिस इज इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि देखिए 3 लोग काम करते हैं 4 दिन में। देखिए मैन कितना है 3 मैन, डेज कितने लिए उन्होंने 4 डेज लिए। पहले इंडेक्स फिल करो, पहले बेसिक सीखो। अरे काउंटिंग सीखोगे तो टेबल सीखोगे ना, और टेबल सीखोगे तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम सीखोगे, इंटीजर सीखोगे, सब सीखोगे। तो यहां आप इसका बेसिक सीख रहे हैं, हम दोनों बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा दूसरे केस में क्या है, कहता है इफ ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3 पर्सन। अब वो कहता है कि मैं 3 आदमी नहीं, 3 आदमी कैंसिल करो, मैं 4 आदमी लगाता हूं काम पे। तो दूसरे केस में उसने 4 आदमी काम पे लगाए, 4 पर्सन्स ऑन द वर्क ही हैज पुट। हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो अब काम आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले आपको समझना है इनवर्स है कि डायरेक्ट। तो ये इनवर्स है, जितने ज्यादा आदमी काम करेंगे उतना काम जल्दी खत्म होगा। तो इनवर्स वेरिएशन में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 4 इंटू एक्स।
4 to 4 कैंसल, x इक्वल टू 3 आ गया, मीन 3 डेज। आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 डेज में काम आपका फिनिश हो जाएगा। अब यही बात मैंने आपको दूसरे तरीके से चेन रूल में समझाई थी। क्या थी वहां पे कहानी, आपको बताया गया था M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यानी कि M1D1 का मतलब वर्क और मैन पावर वाले क्वेश्चन थे। ये क्या था, मैन, फर्स्ट केस मैन और डेज, सेकंड केस मैन और डेज। पहले केस में मैन कितने हैं, पहले केस में मैन 3 हैं, 3, और डेज आपके पास 4 हैं, डेज 4 हैं। दूसरे केस में आपके पास मैन कितने हैं, मैन इस बार 4 हो गए, और डेज आपको फाइंड आउट करने थे। वही तो क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू D2, यानी कि सेकंड केस में आपको डेज कितने लग रहे हैं, 3 डेज लग रहे हैं। ठीक है ना, डेज इज इक्वल टू 3 हो गया आपका आंसर। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार देखिएगा, जरा कंपेयर करिएगा चीजों को, आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कहता है इफ अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड यूजिंग 25 बॉटल्स विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। 25 बॉक्स लगते हैं, अगर एक बॉक्स में 12 बोतल रखी जाए। देखिएगा, हम इंडेक्स को कंप्लीट करते हैं पहले। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास है 12। बॉक्स में 2 एलिमेंट बनाइएगा, एक बॉक्स बनाइएगा और एक बॉटल्स बनाइएगा, राइट। एंड नंबर ऑफ बॉटल्स आर 12, नंबर ऑफ बॉटल्स आर 12। आपने यहां पे 2 एलिमेंट बना लिए हैं, 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक बॉक्स बन गया और एक नंबर ऑफ बॉटल्स बन गया। अब देखिएगा आगे स्टोरी क्या है, इन द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग द 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। नंबर ऑफ बॉटल्स क्या हो गई, 20 हो गई। देखिए एक बॉक्स में समझने की कोशिश करिएगा, पहले आपके पास बॉक्स ये था, इसमें कुछ बॉटल्स रखी गई थी यहां पे, तो आपके जो नंबर ऑफ बॉक्सेस की जरूरत पड़ रही थी वो काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। क्यों, एज कंपेरेटिवली, इसके कंपेरेटिवली अगर मैंने बॉक्स का साइज ये बढ़ा दिया तो यहाँ पे तो बॉटल्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी, राइट और नॉट, और भी बॉटल आप रख सकते हैं। तो बॉक्स का साइज अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो कम जरूरत पड़ेंगे आपको। बॉक्स बड़ा हो गया ऑब्वियसली, ठीक है ना। जैसे आपके पास ब्रीफकेस है, बैग है, अगर बैग बड़ा है तो उसमें ज्यादा सामान आएगा, नंबर ऑफ बैग कम जोड़ने पड़ेंगे आपको। सिंपल इट इज, रियल लाइफ सिचुएशन। सो नंबर ऑफ बॉटल्स 20 हो गई तो बॉक्सेस कितने जरूरत पड़ेंगे ये पूछा है। इनवर्स वेरिएशन आपके पास, मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू, 25 इंटू 12 इज इक्वल टू x इंटू 20। वैल्यू निकाल दीजिए x का, 5 5 जा 25, 5 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 15 इज इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू आपके पास आ गया 15। मतलब 15 नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके लगेंगे, 15 बॉक्सेस। अगर आप नंबर ऑफ बॉटल्स एक बॉक्स में इंक्रीज कर देंगे 12 से 20, तो बॉक्स जो है 25 से 15 आपको बॉक्स लेने पड़ेंगे, 10 बॉक्स आपके बच जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिए इसको। फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन्स, वैल्यूज को अंडरलाइन करिएगा, 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। तो सबसे पहले तो आपको 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं कि 2 एट्रीब्यूट वैल्यू क्या क्या है। तो नंबर ऑफ मशीन्स हैं, यानी कि आपके पास 100 क्या है मशीन्स हैं, और दूसरा आपके पास है डेज। 2 एलिमेंट है आपके पास, मशीन्स और डेज। सो जब 42 मशीन्स लगती हैं, नंबर ऑफ मशीन्स जब 42 लगती हैं, तो नंबर ऑफ डेज आपके पास 63 होते हैं। आप इसको ऊपर लिखें, इसको नीचे लिखें, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, करेक्ट। ओके, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। कहते हैं अगर यही काम 63 डेज में जो हुआ है, इसको 54 डेज में कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ मशीन जो है वो कितनी जरूरत पड़ेगी। सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज जितनी ज्यादा मशीन्स काम पे लगेंगी उतना जल्दी काम खत्म हो जाएगा। इनवर्स वेरिएशन, जितनी कम मशीन लगाओगे उतना लंबा काम चलेगा। तो x इंटू 54 इज इक्वल टू 42 इंटू 63,
इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, यहीं पे कैंसिल कर दो, यहीं कैंसिल कर दो, क्या बनेगा ये 9 6 जा 54, 9 7 जा 6 1 जा 6 7 जा कैंसिल हो गया। सो x इक्वल टू आ गया 7 इंटू 7 दैट इज x इक्वल टू आपके पास आ गया 49। मीन 49 जो है वो मशीन्स आपको लगानी पड़ेगी। ऑब्वियसली आप समझ गए क्यों कि अगर आपको नंबर ऑफ डेज कम करने हैं, काम जल्दी करवाना है, तो नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहां से मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, मेरा अंदाजा हो गया कि मेरा आंसर ठीक है, 42 से मशीन नंबर ऑफ मशीन बढ़ गई है 49। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिएगा, इसको समझना है कैसे। अ कार टेक्स 2 hours, यहां पे लिखा है कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आपके पास टाइम एंड स्पीड दो एलिमेंट हो गए। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं टाइम एंड स्पीड। मुझे इतनी बात पकड़ में आ गई कि यहां स्पीड और टाइम के बीच में कहानी चल रही है। तो टाइम मेरे को कितना लगता है, टाइम टेकिंग 2 hours, टाइम 2 hours एंड स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर इसी कार को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए, यानी कि स्पीड चेंज हुई है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो वह कितने टाइम में पहुंच जाएगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि कितना टाइम जो है कार लेगी। अब आप सोच के देखिए, यहां पे जो डिस्टेंस है, डेस्टिनेशन जो बोला गया है दैट इज फिक्स है। सपोज आई एम इन देहरादून, देहरादून से मुझे दिल्ली जाने में अगर मैं 60 की स्पीड पे जाता हूं तो मुझे 3 घंटे लगते हैं, और अगर मैं 100 की स्पीड पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे दिल्ली पहुंचने में कम टाइम लगेगा, राइट और नॉट। कि अगर डिस्टेंस सेम रखा जाए तो मुझे ज्यादा स्पीड पे अगर मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, टाइम कम लगेगा। गाड़ी तेज चलेगी तो टाइम कम लगेगा, गाड़ी धीरे चलेगी टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब इनवर्स वेरिएशन हो गया आपके पास, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी कि मैं यहां लिख लेता हूं इसको, x इंटू 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 60, राइट। यहां से कट कर दीजिएगा, 0 से 0 कट करिए, ठीक है। 2 1 जा, 2 4 जा, यानी 4 को नीचे ले जाओ, x इज इक्वल टू 6/4 आ गया। कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, राइट, एंड 2 2 जा 4। सो x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 मीन कन्वर्ट कर दीजिए 1 होल 1/2 आवर्स, राइट। सो कार को क्या लगेगा, 1 होल 1/2 आवर्स टाइम लगेगा, करेक्ट। देखिएगा, जब मैंने स्पीड इंक्रीज की है 60 to 80, तो सेम डेस्टिनेशन में टाइम क्या हो गया, 2 आवर्स से 1.5 आवर हो गया, यानी कि 30 मिनट्स आप पहले पहुंच रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 2 पार्ट्स है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को, क्या है, बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons could fit 2 windows in 3 days। देखिएगा 2 पर्सन है और 2 विंडोज को 3 डेज में फिट करते हैं, ठीक है। अब विंडो जो है वो फिक्स है, इसको भूल जाओ आप, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। मतलब काम यही है, वर्क डन सेम है, वर्क डन चेंज नहीं हो रहा। अभी वर्क डन आपके आगे आएगा क्वेश्चंस, उसमें चेंज होगा, अभी इस 8th लेवल पे चेंज नहीं हो रहा है। सो देखिएगा यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको, पर्सन्स, मेरे पास क्या है, मैन एंड डेज, और क्या है, डेज, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में सेम है। मुझे समझ में आ गया कि मैन एंड डेज की कहानी चल रही है, ठीक है। यहां हम ए पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, यहां बी पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। सो देखिएगा ए पार्ट में वन ऑफ द पर्सन, सबसे पहले दिया गया है 2 पर्सन। जब पर्सन 2 है, मैन 2 है, तो 3 डेज काम खत्म होता है 3 डेज में, ठीक है। ये बात दोनों के लिए सेम है। जब मैन क्या है, 2 है, तो काम 3 खत्म होता है 3 डेज में, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला इंडेक्स कंप्लीट करते हैं। वन ऑफ द पर्सन फेल डाउन, 2 तो लोग काम करने वाले थे, उनमें से एक बीमार हो गया है, फेल डाउन, तबीयत खराब हो गई है, बिफोर द वर्क स्टार्टेड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द वर्क कंप्लीट। अब सिर्फ 2 में से एक ही आदमी काम कर रहा है, तो आपका काम कितने दिन में खत्म होगा, एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए, जब नंबर ऑफ मैन्स कम होंगे तो काम आपका ज्यादा टाइम लेगा फिनिश होने में। ऑब्वियसली इनवर्स वेरिएशन मीन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2, यानी कि x इंटू 1
इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6 डेज, राइट। सो x का वैल्यू आपके पास आ गया 6 डेज में काम खत्म होगा। अगर 2 लोग काम करते तो 3 दिन में हो रहा था, अब एक आदमी काम कर रहा है तो ऑब्वियसली डबल हो गया काम, ठीक है, डबल डेज लगेंगे। चलिए अब सेकंड वाले इंडेक्स को समझते हैं। हाउ मेनी पर्संस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब ये कह रहा है कि अगर काम को एक दिन में खत्म करना है, देखिए इसकी जो प्रीवियस कंडीशन है वो यही है, यानी कि पहली जो कंडीशन है वो यही है कि 2 आदमी काम करते हैं, 3 दिन में काम खत्म होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर काम आपको 1 डे में फिनिश करवाना है, 1 डे में, तो आपको नंबर ऑफ मेंस कितनी जरूरत पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ जो डेज है वो कम करने हैं तो मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी ऑब्वियसली। सो इनवर्स वेरिएशन हो गया x इंटू 1, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज x इक्वल टू आपके पास आ गया 6 मैन, राइट। आप इस क्वेश्चन को भी m1 d1 इंटू m2 d2 से समझ सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, चेन रूल के सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 11th के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ही एक स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिएगा क्या है। अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे। एक स्कूल के अंदर एक दिन में 8 पीरियड्स हैं, राइट। स्कूल में कितने पीरियड्स हैं? 8 पीरियड्स। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे, ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। एक पीरियड 45 मिनट ड्यूरेशन का है और 8 पीरियड्स लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। यानी कि अगर स्कूल को 8 की जगह 9 पीरियड्स लगाने हैं, एक लास्ट का पीरियड जो है एक्टिविटी का एवरीडे बनाना चाहते हैं वो, यानी 8 पीरियड से 9 पीरियड बनाना चाहते हैं, बट वो स्कूल की टाइमिंग चेंज नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली जो ईच पीरियड का ड्यूरेशन है यहां से उनको थोड़ा बहुत टाइम कम करना पड़ेगा, तभी वो एक पीरियड और एडजस्ट कर पाएंगे, करेक्ट। तो देखिएगा, समझते हैं क्या है। नंबर ऑफ पीरियड्स एंड टाइम, यानी कि यू कैन से ड्यूरेशन इन मिनट्स। ड्यूरेशन हर एक पीरियड का कितना है, तो नंबर ऑफ पीरियड जब 8 लगते हैं तो आपके पास ड्यूरेशन क्या है, 45 मिनट्स है, करेक्ट। ड्यूरेशन बन गया। इफ 9 पीरियड्स बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो 9 बनाने हैं, तो आपको ड्यूरेशन कितनी करनी पड़ेगी, यानी कि एक पीरियड को कम करना पड़ेगा, हर पीरियड से कुछ 2-4 मिनट निकालनी पड़ेगी। अब देखते हैं कितनी निकालनी पड़ेगी, यानी कि जैसे ही ये वाली वैल्यू बढ़ेगी ये वाली वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन। क्या हो जाएगा, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो हम क्या करते हैं, 9 इंटू एक्स, सिंपल इट इज इक्वल टू 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 8 इंटू 45। 9 बन जा, 9 5 जा 45, x इज इक्वल टू 8 इंटू 5, x इज इक्वल टू 40 मिनट्स। आपके पास क्या होगा, एक पीरियड का ड्यूरेशन 40 मिनट्स बन जाएगा, ठीक है। सो आपका यहां पे आंसर आ जाता है, दिस इज 40 मिनट्स। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का पूरा दोनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्लास 8 में, और क्लास 10th भी आपका पैरेलल चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।